नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने वाराणसी से भरा तीसरी बार चुनावी पर्चा। दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का लिया आशीर्वाद। काल भैरव मंदिर में की पूजा। अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपलसरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों में, ताजिए के नीचे। हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बड़ा हूँ। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पुराने। दूसरा, 2002 के बाद मेरी छवि बहुत खराब हो गई, खराब कर दी गई। गोधरा के बाद विपक्षियों ने किया नाम खराब। वाराणसी में न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी, ईद के दिन मुस्लिम परिवार का बना खाना ही खाता था परिवार। एफएनओ में रिटेल ट्रेडिंग पर सरकार ने किया सावधान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। एफएनओ में बढ़ते रुझान से निवेशकों को हो सकता है भारी नुकसान। इनकी वॉशिंग मशीन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का कारण है। इनकी वॉशिंग मशीन को चौराहे को लाके तोड़ा जाएगा। असली में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जैसे दिल्ली में और पंजाब में असली में भ्रष्टाचार खत्म किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल। कहा, चुनाव के बाद बीजेपी के वॉशिंग मशीन को चौराहे पर रखकर तोड़ेंगे। अग्निवीर को परमानेंट करने का भी दिया वादा। हफ्ते के दूसरे दिन भी बाजार में खरीदारी। मिड और स्मॉल कैप में तेजी। रियल्टी, तेल, गैस, मेटल, पावर इंडेक्स में तेजी। ऑटो, कंज्यूमर गुड्स शेयरों में भी खरीदारी। सेंसेक्स 328, निफ्टी 114 अंक चढ़ा। मुंबई में होर्डिंग हादसे में मौत का आंकड़ा पहुंचा 14 के पार। बीएमसी पर भी भड़का मुंबईकरों का गुस्सा। इधर बीजेपी उद्धव की पार्टी में सियासी वार पलटवार। सबसे पहले चुनावी महासंग्राम से जुड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी की वाराणसी सीट से आज नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन से पहले उन्होंने सुबह दशाश्वमेध घाट पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रधानमंत्री काशी के कोतवाल काल भैरव का आशीर्वाद देने पहुंचे। वहां से पीएम मोदी कलेक्टोरेट गए और पुष्य नक्षत्र में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इसके अलावा पीएम मोदी के प्रस्तावक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर भी मौजूद रहे। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में एनडीए के नेता भी मौजूद थे। वाराणसी में 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के अजय राय और बीएसपी के अतहर जमाल लारी मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के बाद एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की एक बेहद खास तस्वीर सामने आई, जहां पीएम मोदी के साथ एकनाथ शिंदे, पशुपति पारस, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, रामदास आठवले, चंद्रबाबू नायडू, ओम प्रकाश राजभर, जीतनराम मांझी, पवन कल्याण के अलावा तमाम एनडीए के नेता मौजूद रहे। और वाराणसी में न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि ईद के दिन उनका पूरा परिवार मुसलमानों के घर बना खाना ही खाता था, लेकिन गोधरा के बाद विपक्षियों ने उनकी छवि खराब कर दी। हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं मोदी जी। न्यूज 18 इंडिया का वो कार्यक्रम है मोदी वतन मुसलमान। हम ज्यादातर उन जगहों पर जाते हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता भारी संख्या में है। पहले आलम अलग था और आज की तारीख में मैं आपको पूरी गंभीरता से और संजीदगी से कह सकती हूँ कि ऐसे ऐसे मुसलमान आगे आते हैं जो आपके लिए जान दे सकते हैं। और एक उनका वाक्य है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। बड़ा जोर शोर से ऐसे करते हुए नजर आते हैं।
बावजूद उसके आप उस धारणा को तोड़ने में क्या नाकामयाब रहे हैं कि मोदी मुसलमानों का नहीं है? पहली बात यह है कि ये मुद्दा मुसलमान का नहीं है। इंडिविजुअल मुसलमान कितना ही मोदी के साथ होगा, लेकिन एक निश्चित विचार प्रवाह है जो उनको आदेश करता है कि आप ये करो या आप वो करो, उसके आधार पर वो निर्णय करते हैं। जहाँ तक मोदी का सवाल है, एक तो मैं स्कूल में, एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्यौहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपलसरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों में, ताजिए के नीचे हाँ, तो से। ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा हूँ। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पुराने। दूसरा, 2002 के बाद मेरी छवि बहुत खराब हो गई, खराब कर दी गई गोधरा के बाद। तो मैंने सोचा भाई जरा रियलिटी जाननी चाहिए। तो मैंने हमारे 30 कार्यकर्ताओं का, युवाओं का एक ट्रेनिंग कैंप किया और उनको सर्वे करना सिखाया मैंने। सर्वे मतलब वो आंकड़ों वाला सर्वे नहीं, बातचीत कैसे करनी, बात कैसे निकालनी। अहमदाबाद में एक माणिक चौक करके जगह है, वो माणिक चौक में शाम को लोग खाना खाने जाते हैं, खावानू ने पीवानू। हाँ। पर वहाँ दिन में जो बिजनेस है सारे व्यापारी हैं और खरीदार सारे हिंदू है। बड़ा यूनिक सा मार्केट है, मतलब सारे व्यापारी मुसलमान हैं। सारे व्यापारी मुसलमान हैं और सारे खरीदार हिंदू है। और वो इतनी भीड़ होती है जी, पैदल नहीं चल सकते आप, साइकिल को तो लेके जाना इम्पॉसिबल है। अब दिवाली में बड़ी बहुत है ना, आप अंदर गए 2 घंटे से निकल नहीं सकते और हर प्रकार की चीजें बिकती है वहाँ। मैंने कहा मुझे उसी मार्केट में सर्वे करना है, वहाँ सर्वे करो। तो मैंने लड़कों को भेजा और मैं डेली रिपोर्ट देता था। वो गए, पूछते थे कि आप बताइए दिवाली कैसी है। नहीं यार दिवाली बहुत अच्छी है। ये मैं 2002 की बात कर रहा हाँ, मैं अभी आपसे पूछने वाली थी। 2002 की बात कर रहा। अच्छा। मैं बोले दिवाली बहुत अच्छी है। फिर वो कहता था उसको जरा चुभने के लिए, वो कहता था देखिए मोदी बैठा है यार, दिवाली, हे मोदी का नाम मत लो। ये बच्चा होता था उनका, बोले इसकी माँ सुनेगी ना तो मुझे रात को खाना नहीं देगी। बोले क्यों? अरे बोली मोदी नहीं आया ना तब तक ये स्कूल नहीं जाता था। बोले मोदी आया तो स्कूल जा रहा है। ये दिवाली की छुट्टियां हैं तो मेरे यहाँ दुकान पे मेरी मदद कर रहा है। बोले पहले कभी दुकान पे नहीं आता था। बोले मेरा सर फूट जाता था। बोले उसकी माँ इतनी खुश है कि मेरे बच्चे सब, उनका जीवन बन रहा है। तो बोले मोदी के खिलाफ मेरे यहाँ घर में मत बोलो। बोले और करीब करीब 90% दुकान वालों का तर्क अलग अलग होंगे, यही जवाब था। दूसरा, मुझे कुछ महिला एक बार मिल आई, मुस्लिम महिला, तो बड़ी बधाई दे रही थी, फिर कुछ अपेक्षाएं लेकर के आई थी। मैं कहा क्या बधाई? बोले वो जुहापुरा की थी, और जुहापुरा वो है, मैं गई हूँ जुहापुरा, जहाँ करीब 3-4 लाख मुसलमान का एक गेटोज है। तो बोले हम वहाँ से आए हैं। तो मैंने कहा कोई तकलीफ है क्या, कोई पुलिस वाला, कोई सरकार कुछ हैरान करती है आपको क्या? नहीं बोले साहब हम तो आपकी अभिनंदन करने आए हैं और कुछ काम लेके आए। तो क्या बताइए? बोले आपने बिजली का काम किया ना, बहुत अच्छा किया। मैंने कहा कहाँ? वो तो मैंने बहुत बुरा किया है। मैंने कहा मैंने 35 किलोमीटर केबल, उस इलाके 35 किलोमीटर केबल उखाड़ के फेंक दिया है और वहाँ कोई सरकारी आदमी नहीं जा पाता था। बोले साहब वही अच्छा काम किया है। मैंने कहा कैसे? मैंने तो बिजली काट दी, मैंने तो केबल काट दिए। बोले नहीं साहब, हमारे यहाँ आपका तो एक बोले बिजली मंत्री है, हाँ। हमारे यहाँ हर मोहल्ले में बिजली मंत्री है, और बोले बिजली दे करके वो हमसे पेमेंट लेते थे, केबल उनके थे।
बोले सरकार की बिजली चोरी करके हमको बेचते थे और हमारे पैसे बहुत जाते थे। बोले अभी रेगुलर बिजली मिल रही है, कोई हमें दादागिरी नहीं करता है। बोले इसलिए हम आए हैं। पहले मेरे पर अखबारों में उस समय अखबार मोदी ने वहाँ पर जुल्म कर दिया, सारे केबल काट दिए। एक्चुअली मैंने उनका भला किया। तो ऐसा मेरे जीवन में सैकड़ों घटनाएं हैं जी, लेकिन मैं इसका मार्केटिंग नहीं करता हूँ। क्यों? मेरा पहले से मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास। मैं वोट बैंक के लिए काम नहीं करता हूँ, और जो गलत है वो सब मैं गलत कह के रहूंगा। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी थी? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा हैं। तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला अलग था? मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। मैंने कहा है कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर सको। सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा? आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूँ कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूँगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूँगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूँगा। ये मेरा संकल्प है। अगर मैं घर देता हूँ, मैं सैचुरेशन की बात करता हूँ, 100% डिलीवरी। इसका मतलब हुआ गांव में मानो 200 घर है, कौन समाज है, कौन जाति है, कौन धर्म है, नो, उन 200 घर में अगर 60 लाभार्थी हैं तो उन 60 लाख लोगों को मिलना चाहिए। और जब मैं 100% सैचुरेशन का मतलब होता है वो सच्चा सामाजिक न्याय है, वो सच्चा सेकुलरिज्म है। जब आप उसमें करप्शन की भी संभावना नहीं रहती कि आपको मालूम है भाई भले उसको मंडे को मिला है ना, अगले मंडे को मेरा नंबर लग जाएगा। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इससे पहले उन्होंने मंडी में रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ उनकी मां आशा रनौत, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर समेत बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। मंडी सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस ने यहां से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को उतारा है। नामांकन के बाद कंगना ने कहा कि उन्हें बॉलीवुड में भी सफलता मिली है और यहां पर भी सफलता मिलेगी। वोटर्स है और ये सारे जो हैं देश के जो स्वर्णिम काल का एक इतिहास बन रहा है उसमें भागीदार हैं, उसमें हिस्सा लेने आए हैं। बॉलीवुड में भी बहुत सफलता मिली है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उससे जुड़कर अवश्य ही यही उम्मीद है कि इस फील्ड में भी मुझे सफलता मिले। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कैंपेन तेज कर दी है। पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ वॉशिंग मशीन कैंपेन शुरू किया है। पार्टी ने बीजेपी शासित केंद्र सरकार पर ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। वहीं इसके अलावा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव के बाद नई सरकार बनेगी तो बीजेपी के भ्रष्टाचारी नेता जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे पर रखकर तोड़ेंगे और जलाएंगे। अग्निवीर स्कीम को खत्म करेंगे। जितने बच्चे अभी तक अग्निवीर स्कीम में जाए हैं सबको पक्का कर देंगे, एक बारी में सबको पक्का कर देंगे। और उसके बाद रेगुलर भर्ती होगी सेना के अंदर, ही अग्निवीर स्कीम में भर्ती नहीं की जाएगी। सारे भ्रष्टाचारियों को धो धो के और फिर ईडी के केस भी खत्म। इनकी वॉशिंग मशीन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का कारण है। इनकी वॉशिंग मशीन को चौराहे पर लाके तोड़ा जाएगा। असली में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे जैसे दिल्ली में और पंजाब में असली में भ्रष्टाचार खत्म किया। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के मामले में संजय सिंह ने बयान दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद ने कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ हुआ है वो निंदनीय है। केजरीवाल पीए के खिलाफ एक्शन लेंगे। कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है। स्वाति मालीवाल जी
ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। लोकसभा चुनाव के 4 चरण खत्म हो चुके हैं। 20 मई को 5वें चरण का मतदान होगा। ऐसे में क्या समीकरण बन रहे हैं, यूपी और मुंबई में क्या माहौल है, आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा 7:57 पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एफएनओ में रिटेल ट्रेडिंग को लेकर सावधान किया है। सीतारमण ने कहा है कि एफएनओ में रिटेल ट्रेडिंग में बेतहाशा तेजी से भविष्य में निवेशकों की जमा पूंजी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। It's a precious trust which Indians have got in the stock markets. It's very, very precious for all of us to guard and build. I would appeal to this BSE that you should work closely with the SEBI in order to ensure stringent compliances and robust regulatory standards so that further investors' confidence grows. Any unchecked explosion in retail trading of futures and options can create future challenges, not just for the markets, for the investor sentiment, and also for household finances. और अब बाजार की बात। आज दूसरे दिन हफ्ते में बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 328 अंक चढ़कर 73,105 पर बंद हुआ। निफ्टी 114 अंक चढ़कर 22,218 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा तेजी रही रियल्टी, तेल, गैस, मेटल, पावर इंडेक्स में। एफएमसीजी, फार्मा इंडेक्स में बिकवाली देखने को मिली। एल्फ एक्यूरेट एडवाइजर्स के एमडी राजेश कोठारी का कहना है कि बाजार में तेजी आ सकती है। निवेशक बाजार में संभल कर निवेश करें। उनके मुताबिक कैपिटल गुड्स सेगमेंट में अच्छा पैसा बन सकता है। सबसे प्रथम तो ये कोलैप्स नहीं है, ये छोटा सा माइल्ड करेक्शन है। और बुल मार्केट में करेक्शंस आर ऑलवेज हेल्दी। अगर इस तरह का टाइम करेक्शन या तो फिर प्राइस करेक्शन नहीं आता है तो फिर वो मार्केट अनहेल्दी टेरिटरी में चली जाती है। तो मुझे लग रहा है निवेशकों का मेरा ये संदेश है कि हम इक्विटी मार्केट में बहुत ही पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि इंडिया इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, लेकिन साथ में हमें रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत ही स्ट्रांग फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जहां पे अर्निंग सीजन बहुत ही स्ट्रांग रही है वो है कैपिटल गुड्स सेगमेंट। कैपिटल गुड्स सेगमेंट जो है जहां पे हमने पिछले 3 साल से वी हैव बीन ओवरवेट ऑन कैपिटल गुड्स। बाजार के फोकस में आज डिफेंस शेयरों में एक्शन बना हुआ है और 3% से ज्यादा तेजी के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लाइफ हाई पर निकल गया। क्यों है डिफेंस शेयर में जोश, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष वर्मा। ना सिर्फ डिफेंस बल्कि आपने नोटिस करा होगा स्क्रीन पे रेलवे स्टॉक्स भी गजब करे हुए हैं। पर जहां तक डिफेंस की बात है, कोई एचएएल निफ्टी के वायदा के टॉप गेनर्स में से एक, साथ में कोई कोचीन शिपयार्ड, मसगांव डॉक, गार्डन रीच, भारत डायनेमिक, सब में बहुत अच्छे मूव्स हैं। दरअसल एचएएल को लेकर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। दिग्गज फॉरेन ब्रोकिंग हाउस यूबीएस की बाय कॉल और लक्ष्य पहले दिया हुआ 3,600 का बढ़ा के 5,200 रुपए कर दिया है। यानी कि मौजूदा भाव से 28% का और अपसाइड नजर आता है। और रिपोर्ट के कंटेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। वो कह रहे हैं इस कंपनी की ऑर्डर बुक फोरकास्टेड है 3 गुना बढ़ती हुई नजर आएगी FY23 से FY27 के बीच। और बड़ा हिस्सा होगा क्योंकि हमारी डिप्लीटिंग फ्लीट है, तो लार्ज मिलिट्री ऑर्डर्स में एक तगड़ा पिकअप वो एंटिसिपेट कर रहे हैं। इनफैक्ट उनका जो ऑर्डर इनटेक का एस्टिमेट है, उनका कहना है कंसेंसस जो है उससे 100% ज्यादा हमारे ऑर्डर इनटेक का कंसेंसस है, हमारा अनुमान है। FY24 से FY28 के बीच में एक्सपेक्टेड है ये कंपनी 5.3 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर्स, मतलब 5.25 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर्स बैक करती हुई नजर आएगी। और इसके चलते वो अपना ईपीएस फोरकास्ट बढ़ा रहे हैं, प्लस जो इस कंपनी को मल्टीपल्स मिलते हैं पी, उसमें भी आप इजाफा होता हुआ देखेंगे। और इन दोनों के फलस्वरूप होगा ये कि कंपनी 28% ऊपर और उछाल दिखाती हुई नजर आएगी और इसीलिए इस तरह के एग्रेसिव टारगेट्स हैं। अच्छा,
ये तो पूरे डिफेंस का मूड सुधारने वाली खबर थी। कोचिन शिपयार्ड के लिए एक एडिशनल खबर ये आई थी कल शाम को बाजार बंद होने के बाद कि एक यूरोपियन क्लाइंट से इस कंपनी को ऑर्डर मिला एक मीनिंगफुल साइज का 500 से 1000 करोड़ रुपए के आसपास का वेसल्स यानी कि जहाज बनाने का। तो कोचिन शिपयार्ड भी इसलिए खबरों में था। अदरवाइज इस रिपोर्ट ने पूरे सेक्टर का सेंटिमेंट लिफ्ट कर दिया। MSCI के ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में आज रात बदलाव होने वाले हैं और इसके लिए बड़े ऐलान होने वाले। किन शेयरों में हो सकती है इसमें एंट्री और कौन हो सकते हैं बाहर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी यतीन मोता। तो देखिए, आज MSCI का जो मे रिव्यू होगा, आज रात में सारी की सारी लिस्ट आ जाएगी और कौन से शेयर्स और कौन से एक्सक्लूजन्स होंगे वो सारी डिटेल्स आज आने वाली है। ऑब्वियसली येस्टरडे अगर आप देखें तो बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने इस पर नोट्स भी बनाई हैं और आज की बात करें तो जो नुआमा रिसर्च की रिपोर्ट है उसके हिसाब से बहुत सारे स्टॉक्स का इंक्लूजन होगा। लगभग 15 से 17 हज़ार करोड़ रुपए की बाइंग ऑन अ नेट बेसिस एक्सपेक्टेड है इस पूरे के पूरे MSCI इंक्लूजन में। तो शुरू करते हैं इंक्लूजन के साथ, जहां इंडस टावर ये एक स्टॉक रहेगा फोकस में क्योंकि MSCI का जो इंक्लूजन है वो तय है और लगभग $225 मिलियन के आसपास की बाइंग इनफ्लो आपको इस स्टॉक में आती हुई दिखेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉलिसी बाजार, फिनिक्स मिल, सुंदरम फाइनेंस, सोलार इंडस्ट्रीज, इन सब स्टॉक्स में भी खरीदारी दिखेगी और करीब 20 करोड़ डॉलर्स के आसपास की बाइंग NHPC, बॉश और जिंदल स्टेनलेस जैसे काउंटर्स में भी आपको दिखाई पड़ेगी। ऑब्वियसली अगर हम एक्सक्लूजन्स की बात करें तो पेटीएम यानी 197 ये शेयर जो है बाहर होगा। इसके अलावा बर्जर पेंट और इंद्रप्रस्थ गैस जैसे काउंटर्स में आप देखेंगे कि 800 से 1000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली हावी होगी क्योंकि ये तीन स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं और कहीं ना कहीं एक्सक्लूजन कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा बहुत प्रेशर बनता हुआ नजर पड़ेगा। याद रखिए 31 मई को रीबैलेंसिंग होगी 3 से 3:30 बजे दोपहर के आसपास, लेकिन कल स्टॉक्स को एक्सपेक्ट कीजिए रिएक्ट करें क्योंकि ऑफिशियल लिस्ट जो है वो कल सुबह आपको प्री मार्केट मिल जाएगी। मुंबई के डब्बा वालों को रिकॉर्ड बुक से लेकर मैनेजमेंट स्कूल तक में जगह मिल चुकी है। तो इस चुनावी मौसम में क्या है डब्बा वालों की मांग, जानने के लिए देखिए चुनावी चौपाल संवाददाता पीयूष परमार के साथ। दशकों से टाइम पर टिफिन पहुंचाने वाले मुंबई के डब्बा वालों की क्या है नई सरकार और सांसद से मांग, इसको जानते हैं। हमारी मांग है कि जैसे कि हमारे घरों की मांग पहले 35 साल से चल रही है। हम चाहते हैं कि हमें जो अस्पताल है वहाँ पे डब्बे वालों के लिए स्पेशल खाट बनाई जाए या असंगठित कामगार जो डब्बे वाले हैं उनको संगठित करके शासन की तरफ से जो भी सहयोग मिले वो मिलना चाहिए। वो सहयोग हमको नहीं मिल रहा है। हमारी रेलवे स्टेशन के बाहर जो साइकिल पार्किंग के लिए जगह रहती है वो हमको उपलब्ध नहीं होती है और ट्रैफिक की वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम होता है डब्बा वालों को। तो रेलवे स्टेशन के बाहर जो पार्किंग की जगह है साइकिल के लिए वो हमको मिलना चाहिए। जो वोटर है उन सब वोटर को हम लोग मुंबई डब्बा वालों की तरफ से ऐलान करते कि अपना वोट दे के अपना हक जताइए और जो डब्बे वाले हमारा जो साइकिल पार्किंग का है, रेलवे स्टेशन का जो पासेस का है, उसमें कम से कम सुविधा मिल पाए। डब्बा वालों की नई सरकार से मांग है कि उनको जो घर के जो वादे किए गए थे वो पूरे किए जाएं, साथ में ही उनको जो रेलवे की तरफ से जो सुविधाएं हैं जैसे कि ट्रेन पार्किंग की है और यहाँ पर रेल के अंदर भी कुछ जगह अलॉट की जाए जिससे कि वो अपने डब्बा उसमें रख सकें। तो ये सारी मांगे हैं नई सरकार और नई सांसद से। पीयूष परमार, CNBC आवाज, मुंबई। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही अब बाबा रामदेव को पेशी से छूट दे दी गई है। पतंजलि को स्टॉक की जानकारी के संबंध में 3 सप्ताह में हलफनामा दायर करना होगा और बताना होगा कि जिन प्रोडक्ट्स को लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है उनका विज्ञापन वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। पतंजलि ने कोर्ट से कहा कि लाइसेंस निरस्त होने वाली दवा की बिक्री बंद कर दी गई है। छुट्टियों में पड़ोस के ही किसी देश में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कंबोडिया का रुख कर सकते हैं। कंबोडिया में कंबोडिया इंडिया कल्चरल टूरिज्म ईयर मनाया जा रहा है। ऐसे में कंबोडिया और भारत की दोनों देशों की संस्कृति को लेकर साल भर कार्यक्रम और भारतीय पर्यटकों को कई तरह की छूटें भी मिलेंगी। इसके अलावा नेशनल एयरलाइंस कंबोडिया अंकोर एयर ने कंबोडिया और भारत के बीच पहली उड़ान सेवा शुरू करने का भी ऐलान किया है।
कंबोडिया एयरलाइन की प्रवक्ता ने कहा कि भारत से कंबोडिया का वन वे टिकट 12,000 रुपए का होगा। Actually, about the flight, we will say that because so far we are the first one, and there's so far no competitors at this moment. But however, because as the national flag carrier, we want to also support all of the works with Ministry of Tourism of Cambodia. So we're trying to do all the best promotion as we can, even before the first flight launch. And as His Excellency was just mentioning that our first flight will be start from June 16th. And then at the moment, right now, Cambodia, Angkor and Ministry of Tourism, we are actually also organized if we can have the series of events to announce even more about this first flight launch. इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से 24 घंटे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।